बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज देश भर में एक ही चर्चा चल रही थी कि जिस तरीका से एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो गई तो बहुत सारे 16 लोगों की अभी तक मौतें हो गई, क्योंकि इतना स्ट्रेस और उनके पास में इतना काम और रात भर वहाँ जाओ संडे के दिन में और पूरा दिन तक वो सब उनके वोटर लिस्ट को देखो, कौन मरा, कौन गया, कौन नहीं हुआ, सबके नाम का वेरिफिकेशन करना। ये और 16 राज्यों का ये काम लोगों ने देने के बाद में उन्होंने कई लोगों ने अपने आप को, एक तो हार्ट अटैक आया, किसी को छुट्टी पे चले गए, कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग ने सुसाइड किया। इस तरीका से सब गंदा काम पूरा का पूरा चल रहा है। एसआईआर का हर साल का थोड़ा भी रिव्यू रहता है, इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन एक हद तक रहता है कि भाई जितने भी लोग डिलीशंस है वो डिलीशन करके बैलेंस करते हैं, लेकिन ऐसा डिलिबरेटली कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम को डिडक्ट करना और ये सब और करना, यह बहुत ही मुश्किल वाला काम है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीका से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये सब किया है वो निश्चित रूप से बहुत डरावना है। डरावना इसका मतलब क्या है कि उसने अकेले ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे सब एम्प्लॉयज को उन्होंने काम को लगाया। एम्प्लॉयज को ऐसे काम को लगाया कि जैसे कि उनको बहुत बड़ा अवार्ड हो रहा है या क्या, और सब चोरी करने को लगा रहा। मित्रों, कांग्रेस ने बहुत मंथन किया इसके ऊपर में, और अभी अभी एक ये हुआ कि नहीं, हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को तो उनको मालूम है कि उनको वो सब कायदे की वजह से उन्होंने पूरा का पूरा सर्कल है, लेकिन कलेक्टर्स है, बीडीओ ऑफिसर्स है, जो भी नीचे के लोग हैं, उनके ऊपर तो कम से कम ऐसे एफआईआर कर सकते हो। और ऐसे कर्नाटका से बिगिनिंग हो गई और पूरे देश में इसके बाद में हजारों के तादाद में सब एफआईआर होगी। यदि ये हजारों के तादाद में एफआईआर हो जाएगी तो कोई भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉय वो कहेगा कि नहीं यार, हम पहले अपने को बचाओ। उनको मोदी जी को पूछेगा कि भाई तुम हमको क्या बचाओगे, जब एफआईआर हो गया तो हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा, स्क्वैचिंग ऑफ एफआईआर, और कैसे करेंगे हम लोग, और तुम हमारे पीछे में क्या करोगे। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी एम्प्लॉयज उसमें इन्वॉल्व है वो अपनी जान को जोखिम में डाल के सरकार को बनाने के चक्कर में है, और ये सभी लोग डरे हुए हैं। डरे हुए क्या है, छोटी सी चीज के लिए डरे। एक तो छोटा सा प्रमोशन चाहिए या ट्रांसफर चाहिए या ये चाहिए और वो चाहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी इतना अपने आप को सरेंडर करेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और गवर्नमेंट मशीनरीज इस तरीका से बीजेपी और आरएसएस को इतना हावी हो जाएगी, इसके मतलब इतना वो लाचार हो जाएगी उनके सामने में, ये भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन अभी जिस तरीका से कांग्रेस ने जो ये किया है, और 14 तारीख का उनको जिस अल्टीमेटम दिया है, और 14 तारीख को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा जो एक आयोजन किया गया है, रैली का आयोजन किया है, वो निश्चित रूप से संपूर्ण भारत भर इसके प्रसार हो गए। और यदि इस तरीका से चलते रहा तो मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस को भागने के लिए भी रास्ते नहीं मिलेंगे। कई जगह पे अभी खुद एम्प्लॉय कहते होंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा ये हुआ है, हमने खुद किया है, लेकिन हमारा नाम मत डिस्क्लोज करो, ये करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारे घर में 4 भी भाई रहे और किसी ने बोला कि तुमको ये गलत काम करना है, तो 5वां कम से कम एक तो भाई मिलता है, वो बोलता मैं क्यों करूँ, तू तेरे को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना है और तुमको धंधे करने हैं, लेकिन मुझे क्या करना है। तो ये सब सिचुएशन से मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस ने जिस तरीका से ये किए है वो बहुत ही महत्व का है। बिहार में तो इलेक्शन सब बीजेपी ने जीता, सभी को मालूम है, और कैसे जीता ये भी मालूम है। लेकिन वहां पे जिस तरीका से नैतिकता से लोग चुन के आए, वो अभी खुद नहीं मालूम उनको कि उनको पब्लिक के सामने में क्या जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे तो मार खाएंगे या क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे। सबको मालूम है कि हमने चोरी करके वहां पे आया है। तो मित्रों, कहने का मतलब, जब भी कभी हम चोरी करके कोई चीज को हासिल करते हो, हमारे पास कोई चीज रहती है, तो निश्चित रूप से हमें डर भी लगे रहता है कि ये कभी ना कभी हम पकड़े जाएंगे, आंकड़े पकड़े जाते हैं। ये कुछ ये नहीं है कि एक बार पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाएगा। जब तक ये सत्ता है तब तक ये रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, एक एक पकड़ को जेल में जाएंगे, तो जेल में जब जाएंगे तब उनको ध्यान में आ जाएगा कि ये क्या चीज और क्या नहीं है। यही नहीं तो एक अपने देश में कुछ जो लोग बैठे हैं, वो उनका जो उल्टा, उनकी जो शक्लें हैं जो एकदम अलग है। आरएसएस ने
6 करोड़ रुपए सिर्फ अपने प्रमोशंस के लिए अमेरिका में लोगों को दिए है। कोई तो भी एक एजेंसी है उसके मार्फत ये किया है। क्या करना है उनको, किस लिए करना है, उनके पास में कौन से तत्व है, क्यों उनको प्रमोट करना है, ये सब चीजें तुम्हारा वीकनेस है। और जो वीकनेस ही तुम्हें पूरा का पूरा खा जाएगा एक वक्त में। एक बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है बहुत सारे पेपरों में। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा कुख्यात गुंडा, बदमाश और सेक्स का अब्यूजिंग क्रिमिनल्स अमेरिका के जेल में था और उसको वहाँ पे बड़े मुश्किल से लेके गया, उसको पकड़े गया वो। सेकेंडली उसने जितने भी ब्यूरोक्रेट और जो जितने भी पॉलिटिशियंस है पूरे वर्ल्ड के टॉप लेवल के लोगों को, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उनको बुलाया, एक अलग सा बेड बनाया, वहाँ पे एम्प्लॉयज भी नहीं जा सकता था, तुम्हारा फ्लाइट डायरेक्ट वहाँ जाता था और वहाँ पे उनकी सब अंडर हैंड डीलिंग होते थे। फिर कौन किसके वार करेगा, क्या करेगा, टेररिस्ट क्या रहेगा, ये सब सीक्रेट। और वो सब का सब सीक्रेट, इवन पेगासिस भी उसी से जुड़ा हुआ था। और हमारे देश में भी मोदी ऑन बोर्ड इस टाइप का वहाँ पे कुछ तो भी एक सिंबल आया है और उसके वजह से लोगों को लगा कि मोदी के भी तार वहीं पे जुड़े हैं कहीं ना कहीं। वो इतना बुरा आदमी है, इवन डोनाल्ड ट्रंप के भी उसके साथ में हुए कई दिन तक डोनाल्ड ट्रंप उसको कह रहे थे कि नहीं इसको बंद कर, ये करो। लेकिन जिस तरीका से जेफरी एप्स्टीन की जो मौत हो गई जेल में, वो बड़े संदिग्ध हुआ। वहाँ पे कैमरे इसको बंद किया गया था, कुछ लोग सोए हुए थे और क्या हुआ और कैसे हुआ ये सभी को किसी को मालूम नहीं। और ड्रामेटिक उसकी डेथ हो गई। शायद उसके बाद में उनकी जो फाइलें बनी थी उसके पास में, उन लोगों ने कहा कि नहीं उसको सार्वजनिक करो, मारने वालों का भी उसके ऊपर में कुछ पता चलेगा। और वहाँ से कुछ पेपर्स लीक हो गए और वो लीक होने के बाद में वहाँ पे मोदी ऑन बोर्ड करके था, बहुत सारे लोगों के कैच लगाए जा रहे हैं कि वो कैसे मोड ऑफ ऑपरेंडी करता था, वो क्या था। उसने सबसे ज्यादा, उनको सबसे पहली बार जेल हुई थी तब उसने वो चाइल्ड फीमेल्स का ट्रैफिकिंग करता था वो। और उसके बाद में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ में उसका एंटरटेन करता था और क्या करता था। और तो ये इसका मतलब मुझे देखने के बाद में मुझे एक बहुत बड़ी एक पुरानी स्टोरी याद आई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉन था अमेरिका में जिसका फेरिनो ये था, जो डॉन था गॉडफादर का। तो जो गॉडफादर की जो फिल्म थी ऐसे ही थी, वो काफी सेक्स और ये गैम्बलिंग और उन दिनों में चलने वाले इसका पूरा का पूरा ये करता था। लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी कि वो क्या करता था कि पूरे लॉ को एक अलग टाइप का इंटरप्रिटेट करता था। जैसे नए नए जो जजेस जो रिटायर्ड हो जाते थे उनको वो हायर करता था ना, अपने साथ में रखता था और उनको सर्विसेज का उसके पैसे भी देता था। गरीब लोगों को मदद करना ये उसका बहुत बड़ा काम था। और उसके बाद में गवर्नमेंट को भी काफी इन्फ्लुएंस करता था वो। तो वो एक दिन फिर उन्होंने वो ड्रग्स के इसमें आया, शायद कई लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी। वो ड्रग्स में वो जाने को उसने मनाही किया और फिर बाद में जो उसका ये अंत भी हुआ। आखिर जितने भी ये गुंडाज होते हैं उनका अंत जल्दी होता है, बहुत समय नहीं लगता। वैसे ही मुझे याद आया कि ये बीजेपी का भी अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। लोगों को सब पता चल गया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा उनकी जो ताकत है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ताकत के आधार पर यदि जब तुम किसी को गंदा गेम खेलोगे तो निश्चित रूप से तुम भी उसमें शामिल हो जाओगे। एक अभी कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने, मैकेलिस्ट ने जिस तरीका से ये देश में क्रांति की थी, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, और मैकेलिस्ट की थ्योरी थी कि हर आदमी एक जैसा बराबर है, कोई भी ब्राह्मण और ये वो कोई अनटचेबल, कोई नीचा नहीं और कोई ऊपर का नहीं है। और उसके ऊपर में उन्होंने जो भी अपने यहाँ जितने भी लॉ आए हैं हमारे देश में वो इक्वालिटी के ऊपर में, कोई रेस और कास्ट के ऊपर में नहीं है। तो उन्होंने ये पूरे देश का पूरे धरती का, यहाँ पे जितने भी इंडियन संस्कृति का पूरा उन्होंने जितना भी मनुवादी संस्कृति उसको पूरा का पूरा उलट पलट करके रखा है। अभी उनको मोदी जी कहना है उनको कि नहीं हम उसको बदलना है। अभी जो भी है हमारी मनुवादी संस्कृति ही यही रहेगी और उसके साथ में जुड़ा हुआ बहुत बड़ा क्लास। मित्रों, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग भी उनके साथ में जुड़े हैं, हायर कास्ट कम्युनिटीज होगी या और भी कुछ लगे, लेकिन उनको सबको मालूम होना चाहिए कि वो एक दिन लोगों के टारगेट बनेंगे। और जब टारगेट बनेंगे उनके पास में पैसा है, उनके पास दौलत है। हर जगह पैसा और दौलत नहीं काम में आएगी।
सबके सब एक्सपोज हो जाएंगे, रास्ते में आ जाएंगे करके उन्होंने इस तरीका से कोई भी हरकतें नहीं करना चाहिए कि जिसके वजह से उनके आने वाले जनरेशन वो पूरे के पूरे तबाह हो जाएंगे। एक यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत बड़ा एक रिपोर्ट आया है, उसमें सिंदूर के ऊपर में जो भी वहाँ के यूएस ने जो कहा है वो पूरा का पूरा इंडिया के अगेंस्ट में है। जिस तरीका से उन्होंने नरेंद्र मोदी और उन्होंने उनके टीम ने अपने आप को जैसे ग्लोरीफाई किया, वो पूरा का पूरा झूठा साबित हुआ है। वहाँ के सीनेट के पार्लियामेंट में उन्होंने वो पूरा का पूरा रिपोर्ट ये किया है। हर देश में ऐसा होता है कि इवन अमेरिका में हर देश के बारे में एक एक रिपोर्ट्स वहाँ पे आती है। वो काफ़ी एडवांस कंट्री है और हर चीज लोगों का उसके ऊपर में अध्ययन रहता है, रिसर्च रहता है। तो वैसे ही वो पहलगाम हो या पुलगाम हो, ये सब इसमें उन्होंने कहा कि वो जो जिन लोगों ने गवर्नमेंट ने उसको एक्सपोज किया वो कोई भी प्रूफ नहीं प्रोड्यूस कर सके, जिसके वजह से ये सब फालतू बातें हैं। और उन्होंने ये सब चीज़ों को ऊपर में बहुत कड़ी आलोचना की है गवर्नमेंट की। आज की और एक लाइन थी कि बिहार में वहाँ पे फिर दोबारा नीतीश कुमार पलटी मारने के चक्कर में है, क्योंकि जिस तरीका से बीजेपी ने उनको घेर लिया है, उनको लगता है कि वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएंगे, पूरे बिहार को बर्बाद करेंगे और लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा। जो भी कुछ किए सब लोगों को मालूम है, मीडिया मालूम है, और जिस तरीका से चोरी हो गई इसके बारे में भी उनको अंदाजा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन कुछ इतने बुरे नहीं है, लोगों ने पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। 14 तारीख की तैयारी में मुझे तो ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस ये बात को देखेंगे कि 14 तारीख को यदि जब वो उनके कंट्रोल के बाहर रहेगा तो उनके पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा करके वो अभी मुझे लगता है कि वो आके कम से कम कुछ ना कुछ तो भी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के, वो उसमें यदि जब भाग नहीं लिए तो जजेस को भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लगता है। तो हमें निश्चित रूप सभी चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और हमारा देश सुरक्षित रहे, इस बारे में हमने सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही रुकता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।